तो क्या हम सब ये देखते आ रहे हैं कि एक चीज़ को दूसरे में मिला दे तो कुछ अलग चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो आप सबकी दिलचस्पी तो इसमें होगी कि ये क्या से होता है, और आखिर हम इस चीज़ को अगर पेपर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या इस चीज़ के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। ये सब हम इस चैप्टर में, जो कि हमारा एनसीईआरटी में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम ये सब चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आएगा वो है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल जो हमने जिस चीज़ों को मिक्स किया था उनसे अलग होती है, यानी कि न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स चेंज नहीं होते। एटम्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के नहीं बदल जाते, खाली उनका रीअरेंजमेंट होता है। जैसे अगर हम आयरन को अगर रस्ट लग गई है तो ये तो है ना कि आयरन जिंक बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, बस उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरा कि जो भी सब्सटेंस रिएक्ट में पार्ट लेते हैं, यानी कि जिनका रिएक्शन हो रहा है वो है रिएक्टेंट, और फिर जो उन चीज़ों का रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम प्रोडक्ट्स ही कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम आप अपने लेबोरेटरी में जाके देख सकते हैं। इस समय तो पॉसिबल नहीं है, पर जब भी हो तो आपने देखा ही होगा कि अगर मैग्नीशियम की स्ट्रिप को हम बर्न करें तो ये O2 कहाँ से आया है, ये हमारा एयर से आया है। आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होता है, तो इसको हीट करने के बाद हमारा फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट पाउडर होता है। अब हम इसका एक रिएक्शन देख भी लेते हैं। तो यह आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको दिखेगा कि कैसे रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हम एक कैंडल के पास मैग्नीशियम की स्ट्रिप लाएं तो देखिए आप कैसे वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगी। देखिए एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ हमारे को वाइट पाउडर मिलेगा। तो ये है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसका रिएक्शन है 2 mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO। ये क्या है, 2 यहाँ पे कैसे आया, ये भी हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। तो अब हमने एक केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, और हमने देखा कि हमने उसे लिखा था 2 mg प्लस O2, पर हमने वो लिखा कैसे। तो यही सवाल आपके मन में भी होगा। तो देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन है एक मेथड किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स यहाँ पे आप मतलब समझ ही सकते होंगे, जैसे आयरन का Fe होता है, और के पास जिंक का Zn होता है, और फॉर्मूला जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, ऐसे ही फॉर्मूलाज हैं हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस के। तो अगर हम इन्हें एक इक्वेशन में लिखें, मैथ्स में हम सम करते थे, ऐसे ही अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो उनको एक साइड पे लिखेंगे बाय प्लस, यहाँ पे उनके बीच में प्लस आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जिंक अगर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट। अब ये कैसे होता है ये आपको अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे के चैप्टरों में हमारा एक्सप्लेन्ड है कैसे बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसे वर्ड में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। पर अगर हम अब इन्हें इसे छोटा करना है, ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, अगर हम इसे छोटा करना चाहें तो यहाँ पे जिंक का सिंबल होता है Zn, जो हमने यहाँ लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4। जिंक सल्फेट जो यहाँ पे है इसका सिंबल है हमारे पास ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस का तो आपके पास सिंबल पता ही है, H2। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये खाली हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन गैस आएगा। तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मीथेन। यहाँ पे CH4 एक एलिमेंट है जिस जो है हमारा, ये कंपाउंड है जो है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। यहाँ पे ब्लैक वाला जो आपको पास एटम दिख रहा है ये है कार्बन का, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स ये वाइट वाले हैं, ये चारों हमारे हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का ये रेड है, तो ये ऑक्सीजन है, ये आपको देख सकते हैं O2। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 2O2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट CO2।
यहाँ पे एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन। तो इससे बेसिकली समझना क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ थी वो वही रहेगी, कार्बन कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा, खाली रीअरेंजमेंट होगा। ये कैसे देखते हैं, यहाँ पे एक कार्बन का आइटम है, यहाँ पे भी एक ही है, तो एक कार्बन दोनों साइड पे एक कार्बन। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, हमने देखा तो 4 हाइड्रोजन, और हमारा प्रोडक्ट साइड में भी 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4। यानी कि सब हमारे एटम का खाली रीअरेंजमेंट हुआ, नंबर भी सेम है, और ऑक्सीजन हमारा कुछ और नहीं बन गया, जिंक नहीं बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में, रिएक्शन में नहीं, चेंज में। एक फिजिकल चेंज क्या है और एक हमारा केमिकल चेंज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज में लिखा है कि इसमें खाली मॉलिक्यूल रीअरेंज होते हैं और उनका एक्चुअल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, और जबकि केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन बदल जाता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब ये आपने शुरू में अगर देखा हो वीडियो तो उसमें लिखा था, हमने पढ़ा था कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में खाली रीअरेंजमेंट होता है, वो कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे को कुछ अलग ही चीज़ दिख रही है, जैसे अगर फिजिकल चेंज में रीअरेंज हो रहे हैं और एक्चुअल कंपोजिशन सेम है, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें भी हम वही देख, एक चीज़ तो सेम ही है कि ऑक्सीजन ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगा, बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और खाली कार्बन नहीं बन जाएगा, ऑक्सीजन का कार्बन नहीं बन जाएगा। तो हमारे पास एक चीज़ सेम है कि एलिमेंट सेम रहेगा, पर उनका कॉम्पोजिशन भी सेम रहता है फिजिकल चेंज में। यानी कि अगर CO2 है तो वो CO2 ही रहेगा आफ्टर रिएक्शन भी, H2O है तो वो H2O ही रहेगा आफ्टर रिएक्शन। जैसे अगर हम फिजिकल चेंज आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे अगर आइस मेल्ट होती है तो आइस भी वाटर है तो उसका फॉर्मूला H2O, और अगर वाटर बन जाती है तो भी H2O, और स्टीम है तो भी H2O। तो यानी कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी सेम रहता है। जबकि केमिकल चेंज हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन थी, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। तो न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होगी और नया सब्सटेंस, तो यानी कि ऑब्वियसली वो H2O तो नहीं होगा, अलग चीज़ होगी। तो इसलिए ये केमिकल चेंज है, और उसमें मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के साथ साथ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल है, यानी कि अगर आइस से वाटर बन गया तो वाटर से दोबारा आइस बन सकती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके अलावा भी आपको पता होंगे एग्जांपल, तो देख सकते हैं आप। और जबकि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज है। अगर हमने पेपर बंद करके ऐश फॉर्म कर ली तो ऐश दोबारा पेपर नहीं बन सकती। तो यानी कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल का। थर्ड पॉइंट है कि हमारी केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा था तो उसमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी निकल रही थी, जबकि ऐसा कुछ हमारा अगर आइस मेल्ट होगी तो हम नहीं देखेंगे। इसका मतलब इस केस में हमारी बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी निकलती है। चौथा पॉइंट है फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये हमने देख ही लिया, और केमिकल इक्वेशन में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ऐसे ही डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो दोबारा वही चीज़ हम वापस तो ऑब्टेन कर नहीं सकते, इसलिए। तो इसी के साथ हम डिफरेंस देख चुके हैं। हम कुछ एग्जांपल हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे फिजिकल चेंज में मेल्टिंग आइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड चॉपिंग ऑफ वुड, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि वुड तो दोबारा जो जुड़ सकती है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि पेपर तो पेपर ही रहा, ओरिजिनल सब वही, कॉम्पोजिशन भी सेम रहा। और मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, यानी कि हम इसमें फिर ग्रीन और ग्रे अलग भी कर सकते हैं, तो ये भी सेम है। जबकि केमिकल चेंज, अगर वो लकड़ी जला दे तो अलग चीज़ फॉर्म होगी, यानी कि न्यू सब्सटेंस, तो ये केमिकल चेंज है। एक बनाना अगर सड़ जाता है तो रोटनिंग ऑफ बनाना, ये भी केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उससे हम दोबारा ओरिजिनल बनाना ऑब्टेन नहीं कर सकते। विनेगर और बेकिंग सोडा, ये तो एक रिएक्शन ही हो गया जिसमें न्यू चीज़ें बनेंगी ऑब्वियसली, तो आप सेम चीज़ दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। जबकि ये हमारे सारे इरिवर्सिबल चेंज है। इसी के साथ ये हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखते हैं। इन 5 में से एक ना एक चीज़ तो ज़रूर होगी जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने देखा था जब हमने जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड से मिक्स करेंगे तो एक हाइड्रोजन गैस हमारे पास आएगी, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है।
और एवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने नीचे यहाँ पे जो बेसिक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पे गैस रिलीज होगी। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड पूरे सॉल्यूशन से हमारे सेपरेट हो जाए, जैसे कि इस केस में ये वाइट, या हमने जो MgO देखा था वो भी एक सॉलिड प्रेसिपिटेट था। तीसरा हमारे पास करेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन से अगर सब्सटेंस रेड हो गया, ये भी आपने कॉमनली देखा होगा, दो चीज़ों को मिलाने पे कलर बदल जाता है, तो एक केमिकल रिएक्शन है वो। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल सकता है, कोई वॉयलेंट रिएक्शन तो टेम्परेचर बढ़ सकता है 78 डिग्री का, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में 120 हो गया। और पांचवा चेंज है उसका स्टेट बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड से गैस। जैसे अगर हमने Mg+O2 किया था तो उसमें ऑक्सीजन गैस थी, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो सॉलिड था। तो ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। तो नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आखिर ये बैलेंसिंग का क्या मतलब है? इक्वेशन में कैसा बैलेंस? वो कोई किलो से मेज़र थोड़ी ना हो रही है, ऐसा नहीं है। हम एटम्स के नंबर को मेज़र करते हैं और वो दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे जो एग्जांपल था हमने लिया था Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा था। तो इस केस में हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करें कि हमारे पास प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन खाली एक एटम है, जबकि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास दो एटम है। जबकि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एटम्स का खाली रीअरेंजमेंट होता है। तो यानी कि यहाँ पे भी दो होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन या ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तब हम देखते हैं कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस क्या है और कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में और जान लेते हैं। जिसका अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो। ये एग्जांपल हमने देख लिया है MgO का। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमारे पास वाटर मिलेगा। तो ऊपर इसमें देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है जिसमें हमारे पास 2 एटम्स हैं, यानी ऑक्सीजन भी गैस है जिसके अगेन 2 एटम्स हैं। पर हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के तो 2 एटम है पर ऑक्सीजन का एक ही है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टेबल में भी है, यहाँ पर रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट 2, पर ऑक्सीजन के एटम्स 2 एंड 1, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो देखते हैं अब हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं और बैलेंसिंग क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। तो देखते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन जिसमें दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों। जैसे कि हमारे MgO वाली को पहले बैलेंस करके देखते हैं, फिर यहाँ पर जो एग्जांपल है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, जिससे हमें क्या ऑब्टेन हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है और मैग्नीशियम भी 1 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए। तो उससे अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, पर यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ही था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हम दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। 2Mg + 2O2 गिव्स अस 2MgO। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे बैलेंस असली में करते कैसे हैं, ये भी आपको आगे सिखाएंगे। पहले अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है Zn + H2SO4, यानी कि जिंक प्लस, ये अभी हमने एग्जांपल देखा था, जिंक प्लस हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, तो हमें ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे? यहाँ पे जिंक के दोनों साइड पे 1 ही आइटम है, हम देख सकते हैं यहाँ पे भी जिंक एक ही है और यहाँ पे भी एक ही है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं और इधर भी 2 ही है, तो यानी कि ये भी सही है, बैलेंस्ड है। एस यहाँ पे यानी कि सल्फर, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। तो ये पूरी इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। देख सकते हैं दिस इज एन बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को हम बैलेंस कर कैसे सकते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, C3H8 + O2 प्लस इट गिव्स H2O + CO2। तो अब आप इस इक्वेशन को देख कर घबराइएगा मत, क्योंकि C3H8 आपको पता भी नहीं होगा अभी तक,
या आप हो भी सकता है पता हो, पर आप इसको देख के घबराइएगा मत। इसका नाम आप कैसे दे सकते हैं ये आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड्स में। अभी के लिए आप खाली इसको एक बैलेंसिंग का चैलेंज देके चलिए, अब हम इसे बैलेंस करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। तो आपको ये चीज़ साथ साथ में करनी है, कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में करिए। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, C3H8 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस CO2। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास, हम दोनों के एलिमेंट्स यानी कि यहाँ पे एटम्स का नंबर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे C=3। ऐसे ही हाइड्रोजन के 8 हैं, तो हम ये दोनों साइड के लिए करेंगे और बीच में एक लाइन से सेपरेट करेंगे। तो कर लिया हो तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम। तो अब सबसे पहले हम सर्कल करेंगे डिफरेंस को। हम कार्बन से स्टार्ट करते हैं, आपको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम देखते हैं। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे खाली 1 ही है, जब देख सकते हैं आपने लिखा भी होगा, यहाँ पे कार्बन 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो देखते हैं, हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास 3 यहाँ पे कार्बन आ गए, पर इसके साथ साथ ये 3 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 इंटू O2, यहाँ पे हमने O2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। यहाँ पे 7 देखा कैसे आया, यहाँ पे तो 6 हो गए हमारे, और एक ये हमारे पास वाटर का था, तो इसको जोड़ के +1 हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो ये 3 हो गए, 7 हो गए, यानी कि कार्बन तो अब हमारे पास बैलेंस हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही रहा और यहाँ पे 7 हो गए। तो अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हम अब हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं। हमने कार्बन बैलेंस कर लिया सबसे पहले, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे 8 है। तो अब हम इसको 2 को 8 कैसे कर सकते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4। तो यहाँ पे 4 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी हम इसे एक एटम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये 4 इसके सामने लिखा है तो इस पूरे फार्मूला से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एटम से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन रहेंगे हमारे पास, और 4 इंटू ऑक्सीजन यानी कि 4 ऑक्सीजन इधर के, और 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 ऑक्सीजन थे, तो 10 ऑक्सीजन टोटल हो गए। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही चीज़ यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, और वो है ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे 10 है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। तो उसी स्टेप को देख लेते हैं हम। ये देखिए, हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, इधर की साइड 5O2, तो यहाँ पे 10 और इधर भी 10। तो अभी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है, सबके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड पे। तो ये है हमारे पास इक्वेशन, एंड टेंटन हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब आपको इसके और क्वेश्चन भी करने हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कर लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा। तो अब हमने ये भी देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमने इक्वेशन बैलेंस भी कर ली। तो चलिए अब उसको थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। जो अभी तक खाली हम एलिमेंट्स लिख रहे थे, उसके साथ अब हम उसकी कंडीशंस, फिजिकल स्टेट या ऐसी चीज़ें मेंशन करेंगे, जिससे हमारी इक्वेशन देख के कि सामने वाले को पता चल सके कि असली में ये एक जो रिएक्शन है ये किस कंडीशन में हुआ, कैसे हुआ, कौन सी स्टेट्स में हुआ, जब एलिमेंट कौन सी स्टेट में थे तो कैसे हुआ। तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट से आप समझ सकते होंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और यहाँ पे एक चौथा स्टेट और है, गैस कीजिए। नहीं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं है जो आपने 9th में पढ़ा था, ना ही प्लाज्मा है, वो स्टेट है एक्वस। अब एक्वस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन यानी कि एक अगर हम सॉलिड चीज़ को अगर लिक्विड में डिज़ोल्व कर देते हैं, जैसे अगर शुगर सिरप बनाए तो, या साल्ट को अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दे तो एक एक्वस सॉल्यूशन है वो साल्ट का, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, वो आगे देखेंगे हम वैसे। पर अगर साल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व कर दे तो एक एक्वस सॉल्यूशन है वो। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनते हैं, उनको हम एक्वस स्टेट कहते हैं। जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, यानी कि एक रिएक्शन में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कि हीट इवॉल्व होती है, तो अब हम हीट चेंज भी मेंशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, एक कौन सी कंडीशन में रिएक्शन हुआ, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हुआ क्या, या फिर किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ। अब एक कैटलिस्ट क्या है ये सुन के आप घबराइएगा नहीं, ये कोई नई टर्म नहीं है, ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके हमारी इक्वेशन कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, मोर इन्फॉर्मेटिव हो सकती है।
तो मोर इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे उसे, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या यूज़ होते हैं सिंबल। सॉलिड के लिए हमारा यूज़ होता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के लिए एस, ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट में। लिक्विड स्टेट के लिए यूज़ होता है एल, गैसियस स्टेट के लिए जी, और एक्वा स्टेट के लिए ए क्यू। तो सिंपल ही है, जो सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर और एक्वस का ए क्यू। देख सकते हैं अब हम एक एग्जांपल कैसे लिखना है हमें। जेड एन ब्रैकेट में एस, अभी ब्रैकेट कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये तो कंप्यूटर में लिखा है, तो आपको कैसे लिखना है कॉपी में। यहाँ पे अगर आप जेड एन लिख लेते हैं बड़ा बड़ा, हम अगर छोटा लाइन में भी लिखेंगे तो उसके नीचे लिखना है सॉलिड छोटा सा, जैसे हम H2O में ओ जितना नीचे लिखते थे उतना ही नीचे हमारा एक्वस या सॉलिड स्टेट भी आएगा। तो जिंक अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करेंगे तो हमारा ZnSO4 और ये, पर अब हमारी इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कैसे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जिंक सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में, ये हमारा जो एसिड है ये एक्वस स्टेट में है, यानी कि एसिड हमने वाटर में मिक्स कर रखा है। और यहाँ पे हमारा जो ये ऑब्टेन हो रहा है ZnSO4, ये भी एक्वस स्टेट में है, यानी कि वाटर के अंदर मिक्स्ड। और हाइड्रोजन जो गैस है, यानी कि हमें अब ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं उसी सेम इक्वेशन से। दूसरी चीज़ हो सकती है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, ये भी हमने पढ़ा था। हीट यानी कि जो हमारी गर्मी ऊष्मा जो हमारी रिलीज होगी एक रिएक्शन में। तो अब इसमें दो टाइप हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो, यहाँ पे थर्मिक तो यानी आपको पता चल गया होगा हीट। यहाँ पे बस दो मेन चीज़ें हैं, एंडो और एक्सो। तो यहाँ पे जो एंडो चीज़ है उसका मतलब है कोई भी चीज़ अंदर जा रही है, हीट अंदर जा रही है, जबकि एक्सो यानी कि हीट रिलीज होगी। तो देखते हैं इसी से, बस आपको ये सेम एक वर्ड से पूरा डेफिनेशन पता चल जाएगी। तो एंडोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज टेकन इनसाइड, टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। और एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा था कि बाहर जा रही है, यानी कि एनर्जी रिलीज और इवॉल्व्ड जो इसे हम कह सकते हैं। तो अब एंडोथर्मिक का एग्जांपल ऑल डिकम्पोजिशन, डीकम्पोज आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ जैसे रॉट हो रही है जो हम अगर वेजिटेबल पील्स को अगर हम गाड़ देते हैं तो एक हमने पिट कंपोस्ट वो सब पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर से हम इनटेक होती है तभी वो डीकम्पोज होते हैं। जबकि एक्सोथर्मिक कंबस्शन यानी कि कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें से हीट बाहर निकलती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल हम एंडोथर्मिक कैसे इंडिकेट करें अपनी इक्वेशन में, तो मेंशन करेंगे प्लस हीट कौन सी साइड पे, रिएक्टेंट की साइड पे। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी ले रहा है, तो यानी कि हमें रिएक्टेंट की साइड पे लिखना है। हीट भी उस रिएक्शन में यूज़ हो रही है तो वो जा रही है अंदर, रिएक्शन में यूज़ हो रही है। जबकि अगर वो रिलीज हो रही है तो रिएक्टेंट हो गई, इसलिए वो रिएक्टेंट साइड में सेम हम चीज़ लिख सकते हैं, हीट एनर्जी या एनर्जी खाली। तो इसी के साथ हमारा हीट चेंज कैसे इंडिकेट करते हैं ये भी सीख लिया। तो अब तीसरी कंडीशन जो हमने देखा था कि कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि उस कौन सी कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे कि अगर किसी रिएक्शन में हमें हीट रिक्वायर्ड है तो हम उसे डेल्टा इस सिंबल से मेंशन कर सकते हैं। या हमने एक पढ़ा था कि कैटलिस्ट कैसे हम डाल सकते हैं किसी इक्वेशन में कि ये अगर रिएक्शन है ये इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगा। तो हम कैटलिस्ट कैसे मेंशन कर सकते हैं, जो हम एरो बनाते हैं के नीचे लिख के या ऊपर लिख के हम मेंशन कर सकते हैं। और हीट चेंज भी एरो के ऊपर या नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि KClO3 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होने वाला एक रिएक्शन है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का, जिसमें फॉर्म हो रही है क्या, हीट करके पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को हीट मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने हीट यहाँ मेंशन कर दी। या फिर हमने जो पहले पढ़ा था यहाँ पे हम प्लस हीट भी लिख सकते थे, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट मेंशन कर दिया MnO2। बेसिकली कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना, बाकी हम इसके बारे में देखते हैं आगे भी। तो दूसरा हमारे पास है एक और एग्जांपल जिसमें हम टेम्परेचर और एटॉमिक प्रेशर भी मेंशन कर रहे हैं। ये आपको अभी इतनी ज़्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इसका क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप एटॉमिक प्रेशर मेंशन करें, पर ये खाली एग्जांपल के लिए है कि हम इसको लिख के भी अपनी इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं ये चीज़ ख़त्म होती है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब इतनी देर से हम कह रहे थे कि कैटलिस्ट क्या होता है, हम आगे देखेंगे, तो वो समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि एक कैटलिस्ट क्या होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। ए भी अगर सी डी में कन्वर्ट हो रहा है तो बीच में हमारा आ गया कैटलिस्ट, जिसका काम है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना। और ये खुद असली में रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, इट इज़ नॉट यूज्ड इन रिएक्शन, बट खाली वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है। तो एक कैटलिस्ट काम कैसे करता है, वो स्पीड कैसे बढ़ाता है। जैसे अगर एक रिएक्शन को होने के लिए इतना लंबा पाथ चाहिए, उसके बदले कैटलिस्ट एक छोटा पाथ प्रोवाइड करता है। कैसे, उसकी वो हम अगली क्लासों में, नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिससे कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो एक आप एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि विदाउट कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन टाइम लिया कितना ज़्यादा, और एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जबकि विद कैटलिस्ट हमारा कम, उसमें कम टाइम में और कम एनर्जी में काम हो गया। तो यानी कि देख सकते हैं हम, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना और उसे फास्ट कराना, क्योंकि उसकी वजह से मोर फ्रूटफुल कोलिजन्स होते हैं हर सेकंड, इस वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो हमारी बुक में केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट चैप्टर में 4 टाइप दिए हुए हैं। तो अब हम उन चारों टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे 4 टाइप हैं क्या। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम इन चारों को एक एक करके समझते हैं। जो सबसे पहला टाइप हमारे पास है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन आपने वर्ड सुना होगा, यानी कि जोड़ना, मिलना, कॉम्बाइन होना दो चीज़ों का। ऊपर हमारे पास एग्जांपल है ए प्लस बी, यानी कि ए बी एक सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अभी हम इसे देखते हैं कि कॉम्बिनेशन एक केमिस्ट्री में कहाँ से आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 यानी कि 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल चीज़ बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला एग्जांपल चला आ रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही चीज़ फॉर्म हुई थी, तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई दिस आउट, आप इसे करके देखिएगा। आप अगर कर पाए तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, और ना कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन आपको मतलब पता होगा, मतलब कि कोई चीज़ अगर सड़ जाए, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो डीकम्पोज हो जाए। जैसे कि हम फ्रूट के पील्स को अगर करते हैं, रखे छोड़ दे बहुत दिनों तक, तो वो डीकम्पोज होने लगता है। तो डीकम्पोजिशन एक रिएक्शन भी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है, केमिकल रिएक्शन का। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होके 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस फॉर्म करे। जैसे कि एक एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम हीट करें तो वो हमें देगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें एक सब्सटेंस जो कि था मैग्नीशियम ऑक्साइड डीकम्पोज हो रहा है, और उससे फॉर्म हो रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। तो देख सकते हैं कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और बात इसमें हम नोटिस करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 सब्सटेंस एक एलिमेंट, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे, और 2 एलिमेंट इस केस में डीकम्पोज होकर फॉर्म हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक और बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ को डीकम्पोज होने के लिए एनर्जी चाहिए, और ऐसे रिएक्शन जो बाहर से एनर्जी लें वो एंडोथर्मिक होते हैं। इसलिए सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स हैं। तो देखते हैं वो टाइप क्या क्या है। पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये उस प्रकार का रिएक्शन है जिसमें हीट, यानी कि हीट, ऊष्मा, गर्मी कहाँ से, अब ये गर्मी कहाँ से आएगी, या तो हम इसे खुद से सप्लाई करें, जैसे कि अगर हम इसे स्टोव पे रख दें तो हम आर्टिफिशियली सप्लाई करें, या फिर इन्वायरमेंट से हीट आए, हीट तो ले ले। तो ऐसा एक एग्जांपल है यहाँ पे,
ये एग्जाम्पल गलत है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ सकता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर हम हीट करें तो डिकम्पोज होकर फॉर्म करता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब ये अजीब सा वर्ड फोटोलिटिक क्या है? आपने बचपन से एक वर्ड सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि सनलाइट से एनर्जी लेके हम कोई फूड अपना प्रोड्यूस करता था प्लांट। इधर भी कुछ सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सेम प्रोसेस। इनफैक्ट कि जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसी चीज़ का एग्जांपल हो सकता है, पर उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, उसमें बस फॉर्म हो रहा है फूड। और हमारा तीसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके कोई चीज़ अगर हम डिकम्पोज करें इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर को ऐसे एनोड और कैथोड बना के, छोटी ग्लासेस में भी हमने करा था, यहाँ पे एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं, और फिर हम उसे सर्किट से कनेक्ट करके यहाँ पे हीट जनरेट करवाते, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो उस केस में हमारे को यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एक जगह मिलती है और ऑक्सीजन गैस दूसरी जगह। अब कौन कहाँ मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे के चैप्टर में भी डिस्कस होती है, वो भी जानेंगे। पहले हम बेसिकली टाइप समझ लें कि ये इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वाटर का। और ये क्वेश्चन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत बार बोर्ड्स में पूछा भी गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि H2 और O2 कौन कौन सी साइड में जाते हैं। तो हमें पता है कि कैटायन होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, 2- और ये होगा प्लस, हाइड्रोजन प्लस। तो हाइड्रोजन है कैटायन, तो ये जाएगा कैथोड पर। कैथोड कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि दिस साइड। और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे, एनोड क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेस से पहले हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर हम लिख पाना असंभव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये तो हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज में एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम, उसे सबसे ऊपर रखते हैं, और गोल्ड जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसे सबसे नीचे रखते हैं। तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होगी तो आप अच्छे से एग्जाम्पल दे पाएंगे और कर पाएंगे। तो देखते हैं इसे याद करने का तरीका। अगर आपको इसे इंग्लिश में याद रखना है तो जैसे प्लीज, सैंड, कैट्स, मंकीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ के ये पूरा टेबल याद कर सकते हैं। और एक और हिंदी का तरीका है इसको याद करने का आपके पास। यहाँ पे पोटेशियम के, तो यहाँ पे आएगा केदार, केदारनाथ, केदारनाथ जगह है, केदारनाथ का। माली, आलू, माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ज़रा फीके पकाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ अजीब सी लाइन का? केदारनाथ में कोई माली है जो आलू पकाता है। माली कब से आलू पकाता है? अरे अरे, ये खाली निमोनिक है जो इस चीज़ को याद रखने के लिए, वो भी हिंदी में। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, केदारनाथ में के का मतलब है हमारा पोटेशियम, नाथ में Na का मतलब है सोडियम, Ca यहाँ पे का यानी कि कैल्शियम, Ca कैल्शियम है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, आलू का Al एल्यूमिनियम, ज़रा का Zn जिंक, फीके का Fe आयरन। अब हमने यहाँ पे टिन स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे टिन की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसा कुछ यूज़ होता नहीं है, तो आप इसे ना भी याद रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारा है लेड यानी कि Pb पकाता, और हाइड्रोजन आखिरी है। और बस पर हिंदी वाली ट्रिक की कमज़ोरी ये है कि आप नीचे वाले याद नहीं रख सकते इस ट्रिक में, या फिर आप अपना कुछ और ऐड करके यहाँ पे तिगड़म बिठा के तो आप इसे पूरा वो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है जिसके लिए हमने इतनी बड़ी। तो अब हमारे पास अगला रिएक्शन का टाइप है डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन में अब देखते हैं क्या हो रहा है
यहाँ पे ऊपर बड़े बड़ा आपको एग्जाम्पल दिया है, ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी। इसको देख के आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। तो इस केस में ए और बी में सी एक एलिमेंट ऐड हो रहा है जिस जो कि बी को हटा रहा है। यहाँ पे ए सी एक कंपाउंड फॉर्म होगा और साथ में बी अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले अलग कंपाउंड में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पर ये होता क्यों है? अब इसका रीज़न है जो हमने पहले पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे जो सी एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बी, इसलिए ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और कहता है कि मेरी पावर ज़्यादा है, इधर तो मैं ही रहूँगा, और बी को इधर से हटा देता है। तो अब देखते हैं कि एक एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस जिंक, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जिंक देखा था कि ये बहुत ऊपर आता है रिएक्टिविटी में, जबकि कॉपर ये तो हमारे बहुत नीचे आता है। इसलिए जिंक ने कॉपर को इसमें से रिप्लेस कर दिया और ZnSO4 फॉर्म हो गया और Cu कॉपर सेपरेट हो गया। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ट्राई दिस आउट दिया है, ये आप करके देखिए और इसका आंसर निकालिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी नाम सुन के तो खतरनाक सा लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब था एक चीज़ डिस्प्लेस होना, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो सकता है? सिंपल, दो चीज़ डिस्प्लेस होना। अब ए बी और सी डी को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बी की जगह सी आ जाएगा और यहाँ सी की जगह बी आ जाएगा, और यही हो रहा है। पहले खाली हमारे पास एक यहाँ पे डी नहीं था तो क्या हो रहा था, खाली ए सी प्लस बी हो जाता था, पर अब यहाँ डी एलिमेंट भी है तो वहाँ पे बी की जगह, खाली बी की जगह अब बी डी फॉर्म होगा। इसका भी एक एग्जांपल। और ये क्यों होता है, सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न है ये है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 हुई और इसकी भी 2 हुई, तो ये दोनों म्यूचुअली अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे NO3 और Na ये एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे जो कि है NaNO3, और यहाँ पे Ag यानी कि सिल्वर और Cl क्लोरीन अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे AgCl। अभी क्यों हुआ, इन्होंने यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को। एग्जैक्टली इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों हुआ, बस इसलिए क्योंकि उन्हें वो सूटेबल लगा और उनके आयंस एक्सचेंज हो पाए। अब यहाँ पे NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसका कोई अलग नाम भी हो सकता है, और आप NaNO3 याद रखें। तो NaNO3 हमने यहाँ पे फॉर्म हो गया, बेसिकली इसे हम नाइट्रेट कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट ने एक्सचेंज करके सोडियम नाइट्रेट फॉर्म किया, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है उसने एक्सचेंज करके सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन में क्या होता है यूजुअली, यहाँ पे एक चीज़ एक्वस होती है, ये दोनों चीज़ें एक्वस होती हैं, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन हमने एक्वस शुरू में पढ़ा था, एक्वस स्टेट वो होता है जिसमें कि हमने वाटर में मिक्स कर रखा हो। तो ये दो एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे तो एक चीज़ तो एक्वस ही रहेगी, जो दूसरी चीज़ फॉर्म होगी वो सॉलिड होगी और वो अलग से सेपरेट हो जाएगी। इसी वजह से रिएक्शन संभव हो पाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हमारा सॉल्यूशन मिलता है और दूसरा प्रोडक्ट इनसॉल्यूबल होता है और सॉलिड होता है, इसलिए सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है, ट्राई दिस आउट, वो आप करके देखिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये उन चारों टाइप से अलग है, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स हम हायर क्लासेस 11th में भी पढ़ेंगे, पर उसमें हम इसे इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में पढ़ते हैं, पर अभी वो हम सिंपली वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। अभी हम इसे 10th के हिसाब से देखते हैं। तो रेडॉक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब लाल भैंस बिल्कुल भी नहीं है। तो रेडॉक्स में रेड का मतलब है रिडक्शन। अब रिडक्शन किस चीज़ की हो सकती है, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो अब रिडक्शन जो होती है वो होती है हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है। तो अब देखते हैं कि हम रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है।
सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन के दो चीज़ें होती हैं। रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये हमने देख लिया। तो उसमें से अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम अगर किसी चीज़ में किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर किसी सब्सटेंस या कंपाउंड में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसे भी ऐसा क्यों? हमने देखा कि एक चीज रिडक्शन भी होती है। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, वो भी हम देखते हैं। पर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है अगर आपको कोई पूछे तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी है कि हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी है हम किसी चीज़ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें ऑक्सीडेशन है। तीसरी चीज़ है हमारा पास कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नहीं होता जिसको ऑक्सीजन मिल रही होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है, जिसकी वजह से दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सब्सटेंस जिसमें से हाइड्रोजन निकल रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन जा रही है तो यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि अगर कोई सब्सटेंस किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है। तो अगर ऑक्सीजन किसी चीज़ से हटेगी तो वो रिडक्शन है, और ऐसे ही अगर उससे हाइड्रोजन हटेगी तो वो भी रिडक्शन है। तो दोनों ही केस में रिडक्शन हो रही है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस किसी और चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना है या फिर ऑक्सीजन हटा लेना है, दोनों ही चीज़ें रिडक्शन है। अब रिडक्शन में हाइड्रोजन दूसरे को जो देता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे? क्योंकि उस अपने पास से हाइड्रोजन हटा रहा है और दूसरे को दे रहा है, तो वो खुद रिड्यूस नहीं हो रहा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस खुद नहीं हो रहा। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, और जो ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन निकाल रहा है या ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है वो खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, वो ऑक्सीडाइज दूसरे सब्सटेंस को कर रहा है, ऑक्सीजन अपना हटा के दूसरे को दे रहा है, तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट था, और जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। द सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो ये होता है रेडॉक्स, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन। कैसे? तो हम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सीजन को अगर ऐड करें तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन को रिमूव करें तो वो होगा हमारे पास क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अगर किसी ने ऐड किया तो कहीं और से वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कि वो चीज़ रिड्यूस होगी और ये ऑक्सीडाइज होगी, तो दोनों एक साथ ही होंगे हमेशा। इसलिए सिमिलरली रिडक्शन भी है। हाइड्रोजन किसी में ऐड हुआ तो किसी ने दिया भी, तो वो रिड्यूस हो गया और वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो रेडॉक्स में रेड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब इस चीज़ में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। अब आपने अगर कर लिया हो तो हम देखते हैं। तो इस केस में CuO हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद ऑक्सीजन है और ये अपनी ऑक्सीजन का दान कर रहा है। अब ये दान कर देगा किसको? H2 को। तो ये चीज़ क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसका दान हो गया, तो ये खुद को, इसको खुद क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसका दान हो गया और इसने यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दी तो इसका ऑक्सीजन गया, अभी ऑक्सीडाइज नहीं है तो ये रिड्यूस है। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि Cu रिड्यूस हो गया, और किसने रिड्यूस किया? रिड्यूसिंग एजेंट H2 ने। और यहाँ पे H2 जो पहले खाली हाइड्रोजन था उसको ऑक्सीजन मिल गई, किससे? CuO से। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद क्या हो गया? H2O ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ लिया, तो अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं हमारी डेली लाइफ में।
तो देखते हैं कि ये क्या है और इन्हें हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला हार्मफुल इफेक्ट ऑक्सीडेशन का है कोरोजन। यानी कि कोरोजन आपने नाम सुना होगा कि अगर कोई चीज़ खराब हो जाए, कोई चीज़ से यहाँ पे स्पेसिफिकली मतलब है मेटल्स। मेटल्स जनरली खराब होने लगते हैं किस चीज़ से? एयर से, एक्शन ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर या फिर केमिकल। अगर हम मेटल पे एसिड डाल दें तो वो मेटल वहाँ से गलने लगता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि बहुत टाइम तक एयर और मॉइस्चर में अगर हम किसी चीज़ को रख देते हैं तो वो उस पर जंग लग जाती है। तो वो बेसिकली जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने कॉमनली देखा होगा, वो कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। रस्टिंग और कोरोजन सेम नहीं है, कोरोजन और मेटल्स का भी है, रस्टिंग स्पेसिफिकली आयरन का है जो हम दिखते हैं, जो कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन सकती है? आयरन में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? आयरन में ऑक्सीजन और वाटर ऐड करना चाहिए। तो वाटर के एग्जैक्टली कितने मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे वो तो हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे हम एक्स लेट कर रहे हैं उसे। तो 4Fe प्लस ऑक्सीजन, ये हमने 4 और ये तो हम बैलेंस करने के बाद लाए। पहले अब बेसिकली Fe प्लस O2 प्लस H2O है। तो वो हमें क्या करेगा? ये चीज़ क्या है? ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो यहाँ पे आपको नीचे लिखा भी दिख रहा है। ये इसे क्या कहते हैं? रस्ट। ये रस्ट है, जो आप यहाँ पीछे अगर आप स्टेयर्स केस पे देख सकते हैं तो ये चीज़, ये रस्ट है। तो अब आपने देख लिया हो तो अब हम देखते हैं कि ये क्यों हुआ और इसका कारण क्या था। हमारे पास एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, और इससे क्या होता है? इससे सारे हमारे आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट वीक हो जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं और एक टाइम के बाद शायद पूरे गल के सड़ने लगते हैं। और कैसे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमने कॉमनली देखे हैं? कार बॉडी, रेलिंग, ब्रिज, शिप, ऐसे सारे वो ख़राब होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो एक हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का हार्मफुल इफेक्ट क्यों है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से ये हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, इसलिए ये हमारा ऑक्सीडेशन का हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। जबकि हमारा कोरोजन था जो वो मेटल के साथ था, रेंसिडिटी हमें एक ऐसी चीज़ के साथ होती है जो हम खाते हैं, यानी कि इसका इफेक्ट फूड से है, इसका रिलेशन फूड से है। तो क्या ऑक्सीडेशन फूड का भी हो सकता है? बिल्कुल। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड। कौन से फूड? हर कोई नहीं, खाली वो फूड जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स हो, जैसे कि कॉमनली चिप्स या ऐसी चीज़ें, उनमें फैट और ऑयल होता है, इसलिए वो उन पे ऑक्सीडेशन का एक नेगेटिव डैमेजिंग इफेक्ट होता है। अब वो क्या होता है? जो फैट एंड ऑयल जिनमें प्रेजेंट होता है वो एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन लेके। उससे क्या होता है? बेसिकली उससे उनकी स्मेल ख़राब हो जाती है और टेस्ट भी बकवास हो जाता है। आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे खाने जिसमें फ़ैट हो उसे अगर थोड़े दिनों तक रख दें बाहर खुले में, तो वो आप देख सकते हैं उसका एकदम टेस्ट बकवास हो जाएगा और स्मेल भी गंदी सी आने लगेगी। तो ये एक रेंसिडिटी का कॉमन एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी इज़ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। एरियल क्यों? एयर से ऑक्सीजन ली फैट और ऑयल ने, जो कि फूड में था, और वो खुद ऑक्सीडाइज हो गए और रेंसिड हो गए और उनकी स्मेल और टेस्ट खराब आने लगा। इसलिए इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं, फिनोमिना को कहते हैं रेंसिडिटी। अब एक और कॉमन सवाल, कोरोजन तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग और उन सब से, और वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और एक और जो हमारा हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड, ये इसी चैप्टर में है। तो देखते हैं कि हम फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिड होने से। तो देखते हैं, इसके 5 मेथड है कॉमनली, आपने इनमें से कुछ कुछ सुने भी होंगे। जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते जल्दी से। इनका एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर BHA एंड BHT, इनकी फुल फॉर्म भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। पर आपको ये याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खाली आप ये जान लीजिए कि ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फूड को ऑक्साइड रेंसिड होने से बचाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं हम नाइट्रोजन गैस ऐड करने से पैकिंग में। तभी आप देखते होंगे कि चिप्स का पैकेट बहुत फूला हुआ होता है और उसमें आधे ही चिप्स, आधे से भी कम चिप्स होते हैं, बाकी हवा होती है। वो इसलिए जिससे कि वो रेंसिड ना हो। और वो गैस कौन सी होती है? नॉर्मल एयर नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, बल्कि वो नाइट्रोजन गैस होती है जो कि अनरिएक्टिव होती है और ऑक्सीजन होता ही नहीं, इसलिए उसकी वजह से रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है।
तीसरा, चौथा और पांचवा मेथड वो है जो हम अपने घर में भी अपनाते हैं। फूड को हम फ्रिज में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिज में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है और इसलिए डेंसिटी स्लो होगी। याद रखिएगा, स्लो होगी, कंफर्म ये नहीं है कि वो प्रिवेंट हो जाएगी। सिमिलरली एयर टाइट कंटेनर में भी ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जाएगी, इसलिए वहाँ पे भी स्लो होगी। और अगर हम फूड को लाइट से अवे रखेंगे तो उस केस में भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी और डेंसिटी स्लो होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।